All right, a very good morning from Dallas, Texas. आपके लिए good morning, evening, good night, wherever you are. Meeting 1 ACCA SBL pre-scene June 2025 release, सही है ना? और pre-scene का concept आपके पास है कि now this is the examination paper, this is the case study. यानी examination paper जो है वो out हो चुका है and these are 12 pages, सही है ना? ऑब्वियसली नॉट द रिक्वायरमेंट. अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई रिक्वायरमेंट भी आउट हो गई तो रिक्वायरमेंट आउट नहीं हुई. रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो आपको द डे ऑफ एग्जामिनेशन यू विल हैव इट, सही ना. लेकिन दिस इज द केस स्टडी. तो अब आज के बाद ये ना फोकस करें कि आई नीड सम सॉर्ट ऑफ पास्ट पेपर्स या मुझे रिवीजन किट या एनीथिंग. नो, दिस इज एवरीथिंग. यही अब आपका डायरेक्शन है क्योंकि यही आपका एग्जामिनेशन पेपर है. एंड दिस टाइम द इंडस्ट्री इज शू इंडस्ट्री, वन ऑफ माई फेवरेट इंडस्ट्री. सही है, मुझे बहुत शौक है जूतों का, जूते लेके भी साथ बैठ जाता. सही ना. तो शू इंडस्ट्री वी हैव वेरी कमर्शियल इंडस्ट्री, वो बहुत सारी बातें करेंगे. एंड ऑब्वियसली इन द प्री सीन विल हैव टू सेक्शंस जो ऑलवेज होता है कि वन इज अबाउट द इंडस्ट्री. इंडस्ट्री का मतलब ये है कि नॉट अ पर्टिकुलर कंपनी, द होल शू इंडस्ट्री इन दैट पर्टिकुलर कंट्री जो भी हमारे सामने है. सेकेंड इज अबाउट आवर ऑर्गेनाइजेशन, यानी इंडस्ट्री में तो सब बताएगा कि भाई ये है क्या है. दे स्टार्ट राइट फ्रॉम द स्क्रैच, कि वो प्रोडक्ट भी आपको बताते हैं कि भाई शू होता क्या है, शू किस तरह बनता है, मैन्युफैक्चरिंग, एवरीथिंग दे हैव एक्सप्लेन. सही ना. what are the competitors, what's the market size, it's all about the industry. and then we have our particular company जिसके बारे में हमारा केस है. सही ना. तो हमारे ज़ाहिर ऑब्वियसली दोनों इंपॉर्टेंट है. normally 60-70% the case study is about the industry and then 30-40% is about the company. okay, today is meeting 1. मैं इस केस को सिर्फ पढ़ूंगा नहीं, ऑब्वियसली अगर रीडिंग करना है तो यू डोंट नीड टू लुक एट मी. सही ना, ये देखने की भी जरूरत नहीं सारी चीज़ें. not only I'll be reading, I'll be analyzing it, interpreting it, सही है ना, along with my practical exposure जो other industries का भी या shoe related भी, जो यहाँ सारी चीज़ें हम देखते हैं, innovation, challenges, risk management, ये सारी चीज़ें उस पर हम बात करेंगे. तो ये मैं not only I'm going to read it, मैं इसको interpret कर रहा हूँ. how many meetings? today is meeting 1. मुझे लगता है कि मैं इस केस को, there are 12 pages, तो मे बी 4 meetings और 3 meetings, आई डोंट नो, मुझे अभी इसका आइडिया नहीं है. लेकिन इन 3 to 4 meetings आई बी डन विद द केस स्टडी. अच्छा, जब एक दफ़ा केस स्टडी हो जाएगा देन विल गेट यू द मॉक एग्जामिनेशन. सही है ना. चाहे आप हमारे स्टूडेंट हैं, एग्जिस्टिंग स्टूडेंट, और यू आर आउटसाइडर जो मेरे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, आप सबके लिए फैसिलिटी अवेलेबल होगी फॉर मॉक एग्जामिनेशन. एंड ऑब्वियसली मॉक एग्जामिनेशन इज नथिंग विदाउट द फीडबैक, सो ऑब्वियसली विल मार्क इट ऑल्सो. तो मॉक एग्जामिनेशन के लिए मैं पहले ही आपको बता दूं कि आप नंबर नोट कर लें. +92 which is the code of Pakistan, and then 0331 0331 2623849 2623849. whether you are existing students या आप आउटसाइडर्स हैं. सही है ना. फॉर मॉक एग्जामिनेशन ये आपके पास मौजूद है. और बाकी आप इस वीडियो को यू कैन शेयर विथ योर फ्रेंड्स, रेलिवेंट स्टूडेंट्स, स्टेक होल्डर्स, जो भी उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं. लेट्स स्टार्ट. डेफिनेटली आपके पास भी एक स्टडी होगी. देयर आर 12 पेजेस. पहला पेज जो है वो इट्स ऑल अबाउट द कंटेंट. देन कम्स स्टार्टिंग फॉर द पेज नंबर 2. ठीक है जी. तो मैं आपके साथ रीड भी करूंगा, इंटरप्रेट भी हम इसको करेंगे. ऑलराइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द इंट्रोडक्शन. Dern Shoe Limited, this is our company. This is our company जिसके बारे में केस है. Dern Shoes Limited is a company which manufactures and sells shoes. Okay, यानी बनाते भी खुद हैं and then they have their retail outlets, which आगे बात होगी ऑनलाइन है किस तरह, खुद ही बनाते, पूरी सप्लाई चेन पे they have their own control, बनाएंगे भी खुद और बेचेंगे भी खुद. It was founded nearly 100 years ago. अंदाजा हो गया, इट्स वेरी ओल्ड कंपनी एंड इज करंटली द 4th लार्जेस्ट शू मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर इन लुकलैंड. अच्छा, लुकलैंड से मुराद द कंट्री जिसके बारे में केस है. तो इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली एक कंपटीशन भी है और ये इनका एक अच्छा मार्केट शेयर भी है, और 4th लार्जेस्ट. ओके. द डेवलप्ड पॉलिटिकली स्टेबल कंट्री वेयर इट इज बेस्ड. इससे ही बता लिया कि पीपल हैव इकोनॉमिक पावर, परचेजिंग पावर भी मौजूद है, यानी इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्री है. मे बी यूँ समझ लें किसी फ्रांस, जर्मनी, ऐसी कोई बात समझ लें. सही है ना, कोई यूरोपियन कंट्री समझ लें. और उसके साथ ये है कि पॉलिटिकली स्टेबल है, यानी दिमाग में एक चीज़ आ जाएगी कि कोई इतने लॉ में अनसर्टेनिटी नहीं है, कोई ऐसी कोलिजन गवर्नमेंट नहीं है, कोई गवर्नमेंट के गिरने के चांसेस नहीं है ना. इट्स अ पॉलिटिकली स्टेबल कंट्री, डेवलप्ड कंट्री, खुशहाल मुल्क है. ओके. Now number 2, now they're talking about the industry. अब इंडस्ट्री के बारे में बात शुरू हुई. शू मैन्युफैक्चरिंग एंड रिटेलिंग इंडस्ट्री इन लुकलैंड. ओके. ऑर्गेनाइजेशंस
in the industry manufacture adults and children shoes in factories or smaller workshop and sell them to customers in Lookland via their own retail outlets और ऑनलाइन स्टोर्स, दोनों चीज़ें मौजूद हैं. फिजिकल आउटलेट भी, यू गो टू द फिजिकल आउटलेट्स बाय इट, और वही कंपनी जिसका ब्रांड है उसी की फैक्ट्री भी है, ठीक है ना. यानी ऐसा नहीं कि सिर्फ चाइना से उसने बनाए और अपना लेबल लगा दिया, दे हैव देयर ओन फैक्ट्रीज और दे हैव ऑनलाइन स्टोर्स. ऑनलाइन स्टोर से मुराद ऑब्वियसली इसमें मार्केट प्लेसेस भी आ गई, लाइक अमेजोन वगैरह, उस पर भी इनके स्टोर्स होते हैं ना, सबके स्टोर्स हैं. आप ओरो के देख लें, एल्डो के देख लें, गुची के देख लें, इन सबके अपने फिजिकल, इनके अपने मार्केट प्लेसेस पे भी ऑनलाइन स्टोर्स है. मार्केट प्लेस से मुराद द ऑनलाइन मॉल विच इज अमेजोन, और अब बाकायदा वॉलमार्ट, ये सब जो है ना, ईबे. Export sales are made to customers in other countries via distributors. It means they not only sell in their own country, which is Lookland, लेकिन ये आउटसाइडर उनको भी सेल करें. शूज वर ट्रेडिशनली मेड फ्रॉम लेदर. यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखें, पीपल यूज टू इन्वेस्ट इन लेदर. अगर आप, मैं अभी भी थोड़ा बहुत शौकीन हूँ, लेकिन अगर आप पुराने बाबों को देखें ना, और ऑब्वियसली ये बातें हो रही हैं जिनके पास पैसे, जिनके पास परचेजिंग पावर है, दे यूज टू इन्वेस्ट इन लेदर. लेदर के वॉलेट्स, लेदर के जूते, यानी बड़ा लोग शौक रखते थे लेदर का, लेदर वॉलेट, लेदर के पर्सेस, ये वो सब अभी भी बहुत लोग. लेकिन अब जो जनरेशन को आप देखेंगे ना, दे डोंट इन्वेस्ट इन लेदर, दे इन्वेस्ट इन गैजेट्स पे ज्यादा करते हैं, सही ना, कि यार मेरे पास आईपैड अच्छा हो, या मेरे पास लेटेस्ट आईफोन हो, और ये सारी चीजें. लेकिन जो पहले लोग थे वो ज्यादा इन्वेस्ट करते थे लेदर पे, और बड़ा एक्सपेंसिव होता था जो जेन्युइन लेदर. अभी भी आप जो जेन्युइन लेदर का स्टफ लें तो सारा महंगा ही होता है. ओके, traditionally made from leather, but a variety of cheaper man-made materials have been developed and are now also used extensively in shoe manufacturing. People don't want to invest more, तो ज़ाहिर है अब दूसरी चीज़ें भी आ गई हैं, लोग डेनिम के शूज़ बन रहे हैं और रेक्सिन और बहुत सारी चीज़ें, सही है ना. अच्छा, यही मैं आपको इस पे एक और एग्जांपल दूं, मैंने इधर लिख ली थी, सही है ना, मैं आपको बताता हूँ. डायमंड्स, लोग डायमंड पे बड़ा इन्वेस्ट करते थे, सही है ना, अभी भी करते हैं, लेकिन एक डायमंड होता था जो रियल डायमंड, जो जिसको आप कहेंगे जो बाकायदा ओरिजिनल डायमंड, ओरिजिनल रियल डायमंड जो जमीन से निकल रहा है, सही है ना, उस पर लोग कितना इन्वेस्ट करते थे. लेकिन अब क्या हो गया, टेक्नोलॉजी ने आके क्या कर दिया, लैब ग्रोन डायमंड. लैब ग्रोन डायमंड नकली डायमंड नहीं होता, वो भी असली डायमंड होता है, उसकी भी एक कीमत है, लेकिन कंपेयर टू दैट डायमंड उसकी कीमत बहुत कम होती है. फॉर एग्जाम्पल 10% होती है. अगर वो $30,000 का डायमंड है, यानी 1 करोड़ रुपये का है, तो ये आपको मिल जाएगा $33,000 का मिल जाएगा. इसका मतलब कितने का मिल जाएगा, 10 लाख रुपए का मिल जाएगा. लैब ग्रोन डायमंड, उसके भी वही कट्स होते हैं, वही क्लैरिटी होती है, सारी चीजें उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें आ रही होती है, जैसे उसमें आता है ना, उसका कट है, क्लैरिटी है वो. लेकिन पहले क्या होता था, पहले आपका कोई ऑप्शन ही नहीं होता था, तो आपके पास सिर्फ डायमंड, आप क्या लेते थे भाई, वही डायमंड जो रियल डायमंड जो अर्थ से आपको मिला है. लेकिन अब बाकायदा लैब ग्रोन डायमंड, मैंने इधर लिख लिया था ताकि मैं आपको बताऊं कि किस तरह इंडस्ट्रीज में अब चेंज आ रहा है. अब आप कहीं भी जाएं वो आपको लैब ग्रोन डायमंड की बात करेंगे. ओके, man-made materials have been developed and are now also okay. These materials include synthetic leather, which is made from fabric based, covered in plastic, whatever. In Lukeland, revenue from this industry in 2004 was $3,750 million. Average annual growth since 2000 has been 1.71, यानी इसका मतलब इंडस्ट्री ग्रो भी कर रही है. And forecast average over the next 5 is expected to be 1.06. थोड़ा डिक्लाइन है लेकिन still growing phase में. The Lukeland market for the manufactured retail shoe is dominated by 5 Lukeland organization. ये इन्होंने 5 के नाम बता दिए, उसमें one of the organization is our company, सही है ना, Dern जो है, सही है ना. Okay, together they have over 45% of the over 200 smaller. Okay, तो इसका मतलब ये कि जो बड़े जाइंट हैं, they are covering almost 45-50%, और बाकी जो सारा है वो छोटे बेबीज मॉम एंड पॉप शॉप स्टोर्स हैं शूज के, उनके पास है. ओके, यानी वो हो सकता है नीश मार्केट में भी खेल रहे हैं, और बहुत सारी चीजें आगे बात होगी. प्रोडक्शन इन Lukeland, shoes are produced in one of two ways, either using mass production technique or they are handcrafted. देखिए, मास प्रोडक्शन टेक्निक क्या होती है कि वो हजारों लाखों शूज बनेंगे और मशीन से बनेंगे, कटिंग, स्टिचिंग, सारी चीजें. और एक होता है हैंडमेड. मेरे जूते इधर कुछ तो पड़े हैं, लेकिन मैं अभी जानना चाहता, वरना बाकी मैं आपको दिखाता, कि कुछ होते हैं हैंडक्राफ्टेड, उसमें टाइम भी ज्यादा लगता है और उसकी फिर अमाउंट भी ज्यादा होता है, सही है ना. फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल दूं, जैसे एक ब्रांड है ओरो, कैलिफोर्निया का ब्रांड है, तो बाकायदा अपनी मार्केटिंग उससे करते हैं कि देखो हमने हैंडमेड बना रहे पूरा ये इस तरह डिजाइन, और जब उसको ऑर्डर करना पड़ता है ना,
बहुत टाइम लगता है। कुछ ऐसे हैं हमारे दोस्त जो पाकिस्तान में भी उसके शौकीन हैं, उनके लिए कभी बाय करते हैं, या मैंने अपने लिए बाय किया, तो मुझे पता है कभी कभार 4-4 महीने वेट हो रहा होता है, 5-5 महीने वेट हो रहा होता है कि भाई वो आराम से आएंगे, यूरोप में बन रहे हैं, फिर उसके बाद आ रहे हैं। वो एक्सपेंसिव जूता होता है और वो बड़ा हैंड, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो कस्टमाइज होता है, बनाते वही है लेकिन हैंडमेड बनाते हैं। अच्छा, कुछ जगहों पे अभी आगे हम लॉ में बात भी करेंगे, कुछ जगहों पे ये कहते हैं कि कुछ लोग क्लेम भी कर देते हैं इन सम ऑफ द कंट्रीज कि दिस इज हैंडमेड, लेकिन वो बहुत सारा काम उसका मैन्युफैक्चर्ड हुआ हुआ होता है मास प्रोडक्शन से, और आखिर में वो जिप वगैरह कोई चीज़ लगा देते हैं और बोल देते हैं हैंडमेड है। तो ये भी चल रहा होता है, इसलिए देयर आर स्ट्रिक्ट लॉज एज वेल। तो दो तरीके से बनते हैं, हैंडक्राफ्टेड है या मास प्रोडक्शन है। Now, what is mass production? Mass produced shoes आप लोगों को पता भी है, लेकिन ये फिर भी आपको बता दें as if you know nothing. Mass produced shoes involve the use of machine at almost all stages of the production process, although many of these machines need human supervision, just the supervision or human operations. There are four main stages in the production of shoes, whether they are produced using mass production technique or handcrafted. ज़ाहिर है जूता बनता कैसे है वो भी इन्होंने बता दिया कि भाई सबसे पहले वो कटिंग है, ज़ाहिर है वो ऊपर नीचे का पार्ट वो सारा कट होगा कि किस तरीके से द पार्ट ऑफ द टॉप सेक्शन ऑफ द पार्ट विच कवर द फुट द अपर कट फ्रॉम द मटेरियल, सही है ना। उसके बाद ज़ाहिर है उसकी स्टिचिंग होगी। अगर आप जूते को ऊपर से भी देखें तो कोई उसमें रेड कलर लगा होता है, कुछ ये लगा होता है, जैसे नाइकी वगैरह इनके शूज़ अगर आप देखें तो। फिर उसके बाद लास्टिंग द फिनिश्ड uppers are molded on last which is molded in the shape of the shoe being manufactured, and the sole जो उसके नीचे सोल लग रहा है किस किस्म का, the bottom are added, and then obviously the quality check and पैकिंग फिनिशिंग। तो ये सिंपल हो गया, कटिंग हो गई, स्टिचिंग हो गई, लास्टिंग जो इन दोनों को कंबाइन किया, और फिनिशिंग। इसमें भी बहुत लोग ये काम कर रहे होते हैं। चाइना में 50% या 60% 80% प्रोडक्शन करवा ली और बाकी थोड़ा काम यूरोप में कर लिया और एंड में बोल दिया मेड इन यूरोप, सही है ना। आजकल आप रील्स देख भी रहे हैं, बहुत सारी ऐसी आई भी हैं, स्पेशली आफ्टर जो टैरिफ वगैरह हुआ तो उसमें चाइना ने ये बात की ना, और कैसी ऐसी रील्स निकली हैं कि भाई दीज गुची और आपके वो डॉल्चे एंड गबाना एंड लुई विटॉन एंड ऑल दैट, क्योंकि ये तो बोलते ही हैं कि मेड इन इटली, जो जूते हम लोग लेते हैं उस पर लिखा हुआ होता है मेड इन इटली, या उसका वॉलेट है कोई भी, मैं देखा कुछ चीज़ें मेड इन इटली लिखा हुआ है, लेकिन वो कह रहे हैं कि बहुत सारा काम हो सकता है चाइना में हुआ और इन्होंने या तो फेक लिख दिया या फिर अब हु नोस, और या फिर 90% काम उधर हुआ है, 10% उन्होंने करके बोल दिया मेड इन यूरोप, वी डोंट नो। Lukeland-based manufacturer traditionally produced all their output in Lukeland. With the advent of mass production techniques and the development of man-made material over the last 20 years, a number of other countries have expanded their shoe manufacturing industries. Okay, to take advantage of the lower production cost, वही वाली बात शुरू होगी कि भाई उन्होंने क्या शुरू कर दिया, ऑफशोरिंग, आउटसोर्सिंग, कि भाई सारा काम इधर नहीं करना, लेट्स डू इट इन बांग्लादेश, लेट्स डू इट इन पाकिस्तान, लेट्स डू इट इन इंडिया, और सबसे अहम जो है वो क्या है, चाइना है। और चाइना को इस वजह से भी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है कि वो इतने टाइम से काम कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ, आप लोगों ने सुना होगा लर्निंग कर्व थ्योरी, सही है ना। अभी भी बहुत से, ये तो प्रैक्टिकल है ना इस वक्त, के बहुत सी कंपनीज जो है इस वक्त व्हेन दे आर प्लानिंग टू गो फॉर फ्रॉम चाइना टू इंडिया, तो वो क्या सोच रहे हैं, वो बोल रहे हैं यार हम उधर जाएं तो सही, देर आर सो मेनी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज वो अपनी जगह है, लेकिन वन ऑफ द थिंग इज द वर्कर्स, स्किल्ड वर्कर्स के, उनके पास इतना हाथ चलने का एक्सपीरियंस है कि हम उस एफिशिएंसी को बीट नहीं कर पाएंगे कहीं। वंस अगेन यू हैव टू गिव देम ट्रेनिंग एंड ऑल दैट, और बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा with these. Okay, to take advantage of the lower production costs which these countries offer, some Lukeland based manufacturer of mass produced shoes have transferred some or all of their production to third party manufacturer in those countries, जैसे मैंने अभी चाइना वाली बात की। Now handcrafting. Handcrafting involves the same 4 stages as the mass production, क्योंकि होता तो वो भी जूता ही है ना, as mass production, but the shoes are produced using skilled labor to carry out by hand some or all of the tasks performed by machines within a mass production environment. For example, the sewing together of the parts of the upper. Handcrafted shoes are usually made from leather. सारे शौकीन लोग ज़्यादा ले रहे होते हैं कि यार हैंडक्राफ्टेड है, लेदर का बना हुआ है, rather than man-made material, and are admired for their very high quality and craftsmanship, and obviously the price goes up. They are more expensive to produce than mass-produced shoes because of both the high quality of the leather and the high proportion of skilled labor used in the manufacture. कि उसमें एक तो material भी ज़्यादा महंगा लग रहा है, leather है, and second is the obviously the skilled worker. They are therefore sold at a higher price than the mass-produced shoes. The production of handcrafted shoes has not been transferred to third-party manufacturer in other countries, outsourced, and they continue to be manufactured in Lukeland. जैसे मैंने कहा ना, एक गुची और ये लोग सब जो है तो कहते हैं कि भाई अभी भी कुछ भी चाइना कर ले, हम तो इधर ही हैंडक्राफ्टेड बना रहे हैं। टाइप्स ऑफ शूज, there are currently 4 types of shoes, ये बड़ी बेसिक है, and sold in Lukeland, they are set out in table। कैसे भाई जूते, एक जूता है फॉर्मल जूता,
आप सबको पता है फॉर्मल शूज क्या होते हैं, हैंडक्राफ्टेड स्मार्ट शूज फॉर अडल्ट्स मेड फॉर लेदर, सेमी फॉर्मल मास प्रोड्यूस रिलेटिवली फॉर्मल शूज फॉर अडल्ट्स मेड फॉर मिक्सचर, यानी जो स्मार्ट कैजुअल ड्रेसिंग के नीचे भी चल रहे होते हैं, सही ना, सेमी फॉर्मल। देन कम्स द कैजुअल शूज, mass produced formal shoes for adults, informal shoes for adults made of synthetic material, and then children shoes, बच्चों के जो जूते होते हैं। Okay. Alright, मार्केट स्ट्रक्चर। अब ये आपको बताएगा कि भाई कंपटीशन किस किस्म का है, किस हिसाब से ये शेयरिंग हुई भी है। अभी हमने बात की थी ना कि देयर आर 5 बिग कंपनीज होल्डिंग 45% और 55% जो है वो सब बेबीज के हाथ में। इंफॉर्मेशन अबाउट बोथ द 5 लार्ज ऑर्गेनाइजेशन एंड द स्मॉल, ये इन्होंने सामने दे दिया आपको कि जैसे एक पहला जो ऑर्गेनाइजेशन है इस इंडस्ट्री में उसका नाम है रिगो। ये क्या करते हैं, दे डू मास प्रोडक्शन, नो हैंडक्राफ्ट, गुड क्वालिटी कैजुअल शूज बनाते हैं 18 to 30 इयर्स ओल्ड, और प्राइस इन्होंने रखी हाई, दायरे तभी लिखा हुआ है ना 18 to 30 इयर्स ओल्ड, वो लोग जो प्रोफेशनल्स हैं, क्या ख्याल है, जो जॉब वगैरह पे लगे हुए हैं उनके लिए होगा। गुड क्वालिटी कैजुअल शूज बनाते हैं, प्राइस पॉइंट हाई, और इनका शेयर भी आपके सामने। देन कम सेकंड कंपनी फ्लेमिंगो, दे आल्सो डू मास प्रोडक्शन, लेकिन लो क्वालिटी कैजुअल शूज बनाते हैं। यानी देखो अगर वो है नीश, वो नीश कह रहा हूँ, वो अगर है कौन सी स्ट्रेटजी होती है आपकी प्राइसिंग की, डिफ्रेंसिएशन स्ट्रेटजी पे आ गई, सही है ना, महंगी हाई प्राइस पे, तो ये जो है ये बजट शूज है, जैसे बजट एयरलाइन होती है, सही है ना, बजट शूज हैं ये। लो क्वालिटी कैजुअल शूज एंड चिल्ड्रन शूज, अडल्ट्स एंड चिल्ड्रन, प्राइस इन्होंने रखी है लो, लेकिन इसका शेयर भी 10.8% नियर टू 11%, क्योंकि दैट ऑब्वियसली पीपल आर प्राइस कॉन्शियस एज वेल। और मैं इस पे आगे बहुत सारी बातें करने वाला हूँ, वो हम देखेंगे मे बी नेक्स्ट मीटिंग में आएगा। देन कम्स आवर ऑर्गेनाइजेशन विच इज डेयर, ये क्या करते हैं, दे नॉट ओनली डू मास प्रोडक्शन बट हैंडक्राफ्ट, यानी इनके पास हाइब्रिड है, गुड क्वालिटी ऑल 4 टाइप्स ऑफ शूज, यानी कैजुअल भी बना रहे हैं, फॉर्मल भी बना रहे हैं, दे डूइंग फॉर द चिल्ड्रन एंड ऑल ऑफ अडल्ट्स एंड चिल्ड्रन, और इसके प्राइस पॉइंट भी मीडियम है। मीडियम का मतलब हाइब्रिड स्ट्रेटजी है। वो हाइब्रिड स्ट्रेटजी क्या होती है भाई, अगर आप लोगों को याद हो, आपने वो जो क्लॉक पढ़ी है उसमें क्या होती है कि भाई यू ट्राई टू ऐड द वैल्यू एंड एट द सेम टाइम यू ट्राई टू रिड्यूस द प्राइस, के प्राइस को आप रिड्यूस करने की कोशिश करते हो और आप वैल्यू को बढ़ाने की कोशिश करते हो, मीडियम। इसका शेयर भी 9.5% है, हाइब्रिड स्ट्रेटजी के साथ ही चल रहा है, एंड टारगेटिंग ऑल द पीपल, सही है ना, चिल्ड्रन सारे सब। पैरिश, ये सिर्फ हैंड क्राफ्टिंग पे काम कर रहे हैं, गुड क्वालिटी फॉर्मल शूज, नीश मार्केट, सही है ना, अडल्ट्स के लिए सिर्फ बना रहे हैं, और प्राइस इन्होंने रखी हाई, जाहिर है लेदर शूज बनाते होंगे, फॉर्मल शूज बनाते होंगे, वो ज्यादा बाबे और वो पहनते होंगे जो इसकी समझ रखते हैं। देन कम्स बेटर बाय मास प्रोडक्शन, गुड क्वालिटी सेमी फॉर्मल शूज एंड चिल्ड्रन शूज, अडल्ट्स एंड चिल्ड्रन, प्राइस मीडियम है इसकी भी, लेकिन इसका क्या है 5.1% है, क्योंकि हैंड क्राफ्ट नहीं बना रहा। जिस इसमें और डेयन में फर्क यही आ रहा है ना कि वो सारे शूज बना रहा है, ये सारे नहीं बना रहा, दे डू मास प्रोडक्शन एंड हैंड क्राफ्टिंग, ये सिर्फ मास प्रोडक्शन कर रहा है। ओके, देन कम स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन, वो सब कुछ करते हैं हैंड क्राफ्टिंग भी, क्योंकि दायरा उनका इतना बड़ा शेयर है और इतने सारे इदारे और वेरियस, कोई बड़े प्राइस ले रहे हैं, कोई छोटी प्राइस ले रहे हैं। अच्छा, देन कम सेल चैनल, कि भाई ये जो इदारे हैं ये बेचते कैसे हैं। 85% of the revenue earned by Lukeland shoe manufacturer comes from sales made in Lukeland। देखें ये आपको याद आ रहा है माइकल पॉटर, नॉट 5 forces, पॉटर डायमंड मॉडल। पॉटर डायमंड मॉडल क्या कहता है, वो यही कहता है ना कि इफ एन इंडस्ट्री हैज टू ग्रो इट रिक्वायर्स डिमांड इन द सेम कंट्री एज वेल। सबसे पहले वो कंट्री उसको सपोर्ट करे, देन यू बिकम अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपका अपना मुल्क ही उसको सपोर्ट नहीं करेगा, तो मिसाल के तौर पे लिकर इंडस्ट्री पाकिस्तान में कैसे चल सकती है, पाकिस्तान में तो जो जो कंट्री है उसमें शराब अलाउड ही नहीं है, एक्सेप्शनल है कोई चीज़, लेकिन ये है कि वो तो अलाउड ही नहीं। अब अगर कोई इदारा बोले कि नहीं यार मैं इधर है ना कोई अच्छी बियर या विस्की या वॉडका ऐसे शुरू करूंगा, देर इज नो डिमांड इन द इंडस्ट्री, तो इसका मतलब जो लोकल है वो तो सपोर्ट ही नहीं कर पाएंगे। जब वो सपोर्ट ही नहीं कर पाएंगे तो इसका मतलब उस इंडस्ट्री में और कॉम्पिटिटर उतरेंगे ही नहीं। देर इज नो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, एज सच पर कोई टकराव नहीं होगा, प्राइसिंग का, क्वालिटी का कोई चीज़ नहीं, और ये इंडस्ट्री ग्लोबल हो ही नहीं सकती। आप समझे बात को, उसके लिए उस इंडस्ट्री का, इसी तरह फ्रेग्रेंस परफ्यूम्स हो गए, इसी तरह ये शूज की बात कर रहे हैं, कोई भी आप इंडस्ट्री है, बैंकिंग की बात कर लें, ऐसी इंडस्ट्री जब भी शुरू होगी तो उसको सबसे पहले लोकल सपोर्ट चाहिए, बहुत टफ किस्म का, तब नए लोग एंटर होते हैं। व्हाई विल यू इन्वेस्ट इन अ शेयर, और व्हाई विल यू इन्वेस्ट इन अ बिजनेस, एंटर इन अ बिजनेस वेयर देयर इज नो डिमांड, सही है ना, ये वेरी लिमिटेड डिमांड, तो आप उसमें एंटर ही नहीं होगे। जब लोग एंटर ही नहीं हो रहे तो कैसे चलेगा। तो देखो पॉटर डायमंड मॉडल का है पॉइंट कि 85% तो जूता खरीदने वाले इनकी पूरी इंडस्ट्री के वो अंदर के ही लोग हैं कि वो इतने शौकीन है जूते पहनने के। Where they sell direct to customer through their own branded retail outlets and their own online stores. Revenue from selling through retail outlet was 2260 million, approximately 60%। इसका मतलब ये हुआ
कि 60% जो है लोग फिजिकली जाके खरीदने के शौकीन है, पहन के देखने के। वो 25% जो है वो ऑनलाइन खरीद लेते हैं और 15% इनकी बाहर चले जाती है। इट तो बना ना टोटल पाए 100% का। Revenue from online sale as a proportion of total revenue sale has been increasing over the last 10 years and currently stands at approximately 25%. Organization with an online offering do not make online sale outside Lukeland, delivering to Lukeland addresses only. ये बड़ा अहम पॉइंट है। कई मुल्क ऐसे हैं, कई इदारे ऐसे हैं जो दूसरे मुल्क के साथ डील इस वजह से नहीं करना चाहते। आपको अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताता हूँ। यूएस में जो एक है ना, पाकिस्तान में लोग सुनते हैं यार पोस्टेज, पोस्टेज तो है ही नहीं, कोई चलता ही नहीं कोई ऐसा काम। अभी भी मैं अगर अपने जाऊंगा ना, जो अपना जो मेरा पोस्ट बॉक्स है, तो मेरे पास इतनी फिजिकल मेल पड़ी होगी। यहाँ पर यूएस में बहुत नॉर्मल है फिजिकल मेल भेजना, फिजिकल एडवर्टाइजमेंट करना, फिजिकल खतो किताबत करना, इवन फैक्स। फैक्स यहाँ पर बहुत नॉर्मल है। यानी बहुत सारी चीज़ें जो ओल्ड स्कूल चलती है। उसमें एक चीज़ है पोस्टल सर्विस यूएस की। अब इतना ज़्यादा उसमें कंपटीशन और इतना काम है उसमें कि बार बार, अभी मैं इधर दिखाऊंगा, मेरे पास वो पड़ी होंगी स्टैम्प्स, स्टैम्प्स पड़ी होंगी। मैं भी कितनी पोस्टिंग करता हूँ कि भाई ये लेटर लिखा, ये डाला और उस पर पोस्ट करके फिर भेजा। तो ये बहुत नॉर्मल है इधर। चीज़ें इंश्योर्ड होती हैं। फिर उसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें कि डू यू वांट अ ट्रैकिंग या डू यू वांट सिग्नेचर फ्रॉम द पर्सन हु हैज रिसीव। इसका मतलब ये बहुत कुछ है। लेकिन अगर इन्हीं के बाद आप जाके बोलोगे ना कि यार मुझे फलाने मुल्क में भेजना है, लेट्स से आई हैव टू सेंड टू ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये वो, उन मुल्कों में तो ये भेज देंगे, पाकिस्तान में भेज देंगे। मैंने एक दफ़ा 2 लैपटॉप भेज दिए थे। आपको पता है हुआ क्या, जब उसने मुझे ट्रैकिंग नंबर दिया ना, क्योंकि विद द ट्रैकिंग नंबर ना वी ट्रैक एवरीथिंग। आप लोगों को पता है फेडेक्स का, यूपीएस का, इसी तरह हमारा यूएसपीएस और इन सब का। तो ट्रैकिंग नंबर आपको एक एक चीज बता रहा था, अगर राइट नाउ this particular package has been accepted by the USPS. Now it's going to, let's say, Colorado में भी पड़ा है, tomorrow it will go to, वो exact real time आपको ट्रैकिंग नंबर बता रहा था। आपको पता है जब मैंने पाकिस्तान के लिए भेजा ना, तो मेरे दिमाग में ये था कि मैंने कहा चलो सही, मैं यूएसपीएस से भेज रहा हूँ, I'll have the tracking number and everything, और मैंने उसको इंश्योर्ड भी करा लिया। इंटरेस्टिंग बात, मैंने उसको इंश्योर्ड करा लिया। मैंने कहा ये थोड़े पैसे ले लो और उसको इंश्योर्ड कर दो, क्योंकि महंगी चीज़ है, दोस्त को भेजी थी। अब हुआ ये कि जब वो पैकेज यहाँ से निकला तो मैंने ट्रैकिंग में देखा कि हाँ भाई इधर है, अभी इधर चला गया। वो पहुंचा था कतर तक या दुबई तक, आई डोंट नो। वहाँ पहुंचने के बाद ट्रैकिंग नंबर गायब, खत्म, कि भाई उसके बाद कोई ट्रैकिंग नंबर का पता नहीं। अच्छा भाई, तो मैं अपने वो दोस्त से उनसे पूछता रहा कि यार तुम्हारे लैपटॉप पहुंचे? 5 दिन गुजर गए, 10 दिन गुजर गए। उसने कहा नहीं यार अभी तक कोई नहीं पहुंचा, पोस्टल सर्विस का आपको पता ही। खैर बहुत दिन हो गए। मैंने कहा यार मैं क्या करूँ, मैं इनके पास जाऊँ? उन्होंने कहा नहीं हमारे पास कुछ नहीं, हमारा तो ट्रैक, उसके बाद तो ट्रैकिंग नंबर का पता ही नहीं, कौन सा ट्रैकिंग नंबर का। फिर मैंने दायरे जुगाड़ लगाई, जान पहचान लगाई। उन्होंने कहा कि भाई एक जगह है पोस्टल का, उधर सामान पड़ा होता है, उधर आके देख लो। तो उधर जाके वहां देखा तो वहां वो लैपटॉप पड़े थे। खैर हमें लैपटॉप मिल गए, हम भूल गए इस बात को। लेकिन मैंने इधर कंप्लेंट डाल दी होगी उस टाइम कि यार मेरे लैपटॉप मिले नहीं, और वो मामला इंश्योर्ड था। इन्होंने मुझे कुछ टाइम बाद रिस्पॉन्ड किया कि वी कॉन्टेक्टेड पाकिस्तान पोस्टल सर्विस एंड ऑल दैट एंड दे आर सेइंग दैट द पैकेज हैज बीन लॉस्ट। यानी उन्होंने इनको बोला पैकेज लॉस्ट हो गया, जबकि पैकेज तो हमें मिल गया था, उन्होंने मुझे जाके दिलवा दिया था। अब इन्होंने मुझे कहा कि ओके विल गिव यू द इंश्योरेंस क्लेम एंड ऑल दैट। खैर मैंने वो इंश्योरेंस क्लेम नहीं लिया, उसको फॉलोअप नहीं किया, क्योंकि मुझे तो वो चीज़ मिल गई थी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, देखो क्या कह रहे हैं कि भाई इसके बाद वो यूज़ नहीं कर पा रहे होते। वो बोलते हैं यार हम सिर्फ इन्हीं लोकल एड्रेसेस पे, ऐसे बहुत सारे इदारे हैं, व्हेन यू गो ऑनलाइन सेल वो बोलते हैं वी विल ओनली सेल टू यूएस एड्रेस, दैट्स इट, हम उससे बाहर नहीं भेजेंगे। बहुत से भेजते भी हैं लेकिन नॉर्मली नहीं होता। जैसे आप लोग भी देखते हो ना कि यार अमेजोन को आप करते हो कि भाई amazon.com पे एज अ कस्टमर इफ यू वांट टू बाय, इन पाकिस्तान यू कैन नॉट, सही ना ये चीज़। खैर मैं तो आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल सारी दे रहा हूँ। हिस्टोरिकली द Lukeland industry has had an excellent reputation worldwide for the quality of its product, and so for many years as a proportion of Lukeland manufactured shoe have been exported. In recent year, manufacturers of handcrafted shoes in particular have seen increasing demand for their product from markets where there are rising level of disposable incomes. जैसे अगर हम ये यूरोप की बात करें तो यूरोपियन शूज़ की यूएस में बड़ी डिमांड है ना, बड़े बड़े आउटलेट बने हुए वो गुची के और एलवी के और इसके उसके, और बड़ा एक्सपेंसिव होता है। यानी अगर आपको, जैसे मैं जब भी ऐसी कोई प्रोडक्ट बाय करनी होती है तो आई बाय फ्रॉम यूरोप, क्योंकि यूरोप में वो चीज़ मुझे सस्ती मिलती है। लेकिन अगर मैं यूएस से बाय करता हूँ वही चीज़ में, जैसे मैंने एक जूता बाय किया था तो मुझे वो जूता कम से कम $300-400 $400 सस्ता मिला था। हर चीज़ सस्ती मिलती है। जैसे एलवी, वो डीएनजी का था, वो डॉल्चिन के,
$400 वो जूता सस्ता था कंपेयर टू यूएस, क्योंकि यूएस तक पहुंचने में शिपिंग वगैरह सारी चीजें, इट्स नॉट यूएस ब्रांड, वो ब्रांड ही उधर का है, तो उधर से बाय करना बहुत ईजी होता है और आसान होता है, वहाँ सस्ता मिल जाता है। स्पेशली अभी मैं लास्ट मंथ स्पेन गया, स्पेन में तो शॉपिंग वॉज अमेजिंग, वो तो बहुत ही सस्ता उन्होंने दिया होता। फिर यूरोप में कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर ड्यूटी भी नहीं है, टैक्स ड्यूटी कुछ भी नहीं हो, तो बिल्कुल इलाका गैर की तरह है। जैसे मैंने अभी एक वीडियो बनाई थी, मैं स्पेन और फ्रांस के बीच में एक मुल्क है, छोटा सा मुल्क, इतना बिल्कुल छोटा सा मुल्क है, एंडोरा, उसमें तो कुछ भी नहीं, यानी हर चीज़ सस्ती थी, इवन सिगरेट्स। अगर आप सिगरेट बाय करोगे और आप सिर्फ फ्रांस में चले जाओगे तो द प्राइस विल गो डबल, और अगर आप यूके में चले गए 3 गुना हो जाएगी प्राइस। इसीलिए जो भी एंडोरा जाएगा, जब वो बाहर निकल रहा होता है तो ही और शी इज सपोज टू टेक ओनली 2 आइटम्स पर पर्सन, उससे ज़्यादा नहीं। अगर आपने परफ्यूम लिए 2 परफ्यूम ले सकते हो, सिगरेट के डंडे लिए 2 डंडे ले सकते हो, दैट्स इट। तो बेचारे वो लोग स्मगलिंग और वो सारी चीज़ें वो एक अलग है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह वो चीज़ें वहाँ सस्ती होती है। तो देखो दिखा रहे हो ना, वहाँ पीपल हैव डिस्पोजेबल इनकम, जैसे हम यूएस की बात करें, पीपल हैव गुड परचेजिंग पावर, तो वो इदारे यहाँ बेचना चाहते हैं। तभी तो देखो ना, जैसे टैरिफ की बात हुई, पूरी दुनिया में कितना शोर मच गया। 15% of the revenue earned by Lukeland-based shoe manufacturing was from the export sales via distributors, predominantly of handcrafted shoes. ज़ाहिर है मास प्रोडक्शन तो कहीं से भी ले सकते हैं ना, दे वांट गुड क्वालिटी शूज। वो मुल्क, ये ल्यूकलैंड की बात नहीं हो रही है, दूसरे मुल्कों की बात हो रही है जो इनसे बाय करते हैं। ओके, अच्छा, फिर इन्होंने आपको ल्यूकलैंड फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग रेवेन्यू वो स्प्लिट करके दिखा दिया है, एक्सपोर्ट सेल 15%, खैर हमने इसको इस तरह बात कर ली थी। देन कम्स चैलेंजेस विद इन द इंडस्ट्री, ये हम नेक्स्ट मीटिंग में इस पर बात करते हैं। अच्छा, ये है टुडेज मीटिंग 1, तो ख्याल रहे मीटिंग 1 के बाद आपने मीटिंग 2 भी देखनी है, फिर मीटिंग 3, मीटिंग 4, इस तरह। ओके, एंड यू कैन सेंड इट टू योर रेलिवेंट फ्रेंड्स, स्टेक होल्डर्स, उनको भी। चले, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, एंड यू हैव अ ग्रेट डे नाउ, थैंक यू।